नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात करेंगे यूजीसी के उन नियमों की जिनको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नियमों के पालन पर रोक लगा दी है और एक कमेटी बैठाने की भी बात कही है। बहरहाल ये नियम क्या है और क्यों इनको लेकर बवाल मचा है, ये एक बड़ा गंभीर सवाल बन गया है। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि में सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 2025 में यूजीसी को नए नियम बनाने को लेकर बात कही थी, निर्देश दिया था। इसी पर हम आप चर्चा करेंगे। उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों को लेकर मचे विवाद पर आखिरकार सुप्रीम विराम लग गया। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इनका देश भर में विरोध हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर की गई जिनमें आरोप लगाया गया कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम देश भर में लागू रहेंगे। इक्विटी एक्ट 2026 के तहत यूजीसी ने नए नियम लागू किए। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकना था मकसद। विशेष समितियां, हेल्पलाइन, मॉनिटरिंग टीमें बनाने के दिए निर्देश। सभी समितियां एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। नए प्रावधान के तहत पहली बार ओबीसी को शामिल किया गया। ओबीसी की वजह से सवर्ण जाति के स्टूडेंट्स ने विरोध शुरू किया। सवर्ण जाति ने नए नियमों को भेदभाव वाला बताया था। इसे वापस लेने की मांग भी की थी। इस पर विपक्ष ने सियासत भी की, लेकिन बीजेपी ने इस पर चुप्पी साधे रखी, जबकि ओबीसी संगठनों ने इन नियमों का स्वागत किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर सुप्रीम रोक लगा दी है तो सबकी बोलती भी बंद हो गई। एक सियासत पर अंशकालिक विराम लग गया तो एक नई सियासत ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना भी शुरू कर दिया है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ही यूजीसी को निर्देश दिए थे नए नियम बनाने के लिए, पर सुप्रीम कोर्ट को भी यह अंदेशा नहीं रहा होगा कि वो नियम किस तरीके के बनेंगे और उसको लेकर किस तरीके का देश में बवाल मच सकता है। सुप्रीम कोर्ट की आज जो टिप्पणी आई है वो बहुत मायने रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रथम दृष्टया ये विनियम अस्पष्ट हैं और दुरुपयोग के योग्य हैं और इनकी वरिष्ठ न्यायविदों से समीक्षा की जाना चाहिए और इसी के लिए 19 मार्च तक की मोहलत दी है। केंद्र सरकार को यूजीसी को नोटिस भी जारी किया है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मेरे साथ हैं स्टूडियो में हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश अभय गोहिल जी। हमारे साथ सपाक्स की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईएएस वीणा घाणेकर जी हैं। मेरे साथ गुर्जर ओबीसी महासभा के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जी हैं, लोकेंद्र सिंह गुर्जर, क्षमा कीजिएगा। और मेरे साथ एट्रोसिटी एक्ट पे जिला अदालत में पैरवी करने वाले पुनीत तिवारी जी वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। आप तीनों का, चारों का स्वागत भी है। मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं राजीव खंडेलवाल जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस तरीके के गंभीर मामलों में बहुत बारीकी से पकड़ रखते हैं। पहले मैं राजीव जी के पास ही जाऊंगा। राजीव जी, जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी, सुप्रीम कोर्ट ये तो चाहता था कि 2019 में जब ये मामले, खासकर रोहित वेमुला का मामला जब वहाँ पहुँचा था, याचिकाएं लगी थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि नियम बनाए जाएं। क्या सुप्रीम कोर्ट को अंदाजा था कि नियम इस तरीके के बनाए जाएंगे कि देश में बवाल मच जाएगा? राजीव जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं जस्टिस अभय गोहिल जी से ही पूछूंगा। अभय जी, यदि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश जारी करता है, कोई नियम बनाने के लिए कहता है और यदि वो नियम जब बनकर सामने आए और उसको लेकर इस तरीके का रिएक्शन मचे, तो कहाँ कमी रह गई? देखिए सुशील जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया, उनकी मंशा ये थी कि जो भी कानून बनाया जाए या जो भी नियमों में संशोधन किया जाए वो विधिवत होना चाहिए, विधि सम्मत होना चाहिए। उन्हें ये नहीं कहा था कि किसी एक और झुकाव करके
आप कोई नए नियम बनाएं। अब ये जो नियम आया है इसमें एक जो सबसे बड़ी बात मुझे जो लग रहा है, जो मैं विरोध सुन रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लोगों का, उनका कहना है कि हम इसमें ना तो कंप्लेनेंट हो सकते हैं, ना हम इनमें शिकायत कर सकते हैं दूसरे वर्ग के लोगों की, ना हमारी शिकायत पर कोई एक्शन का कोई पैनल होगा। तो ये शिकायत तो सिर्फ ओबीसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के बच्चे ही कर सकते हैं, और उनकी शिकायत पर एकदम तेज़ी से एक्शन लिया जाएगा, 24 घंटे में एक्शन लिया जाएगा, कमेटी तुरंत बनाई जाएगी, और ऐसा करके जितने प्रावधान डाले हैं जी। अब सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाहता है कि ये सारे प्रावधान आर्टिकल 14 एंड 15 के दायरे में आएंगे कि नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 कहता है कि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर या प्लेस ऑफ लिविंग के आधार पर। कानून में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरफ देखा, अभी आज जो मामले को ठंडा किया है सुप्रीम कोर्ट ने जी, और स्टे दे दिया है इस मामले पे, और वो सुनेंगे। और जो प्रतिक्रिया आई है सुनवाई के समय, वो यही प्रतिक्रिया आई है कि इसमें कहाँ बैलेंस बिगड़ रहा है इन संशोधनों के द्वारा, और क्यों जनरल कैटेगरी के लोगों में एक तरह का आक्रोश है कि भाई हमारा क्या होगा, हम तो सिर्फ वही पीड़ित रहेंगे और हम कभी आरोपी नहीं बन सकेंगे, हम किसी पर आरोप नहीं लगा, या हमारे आरोप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो उत्पीड़क बन जाएंगे। हाँ, जी, उत्पीड़क बन जाएंगे। यही करके तो आज काफ़ी डाइल्यूट किया है। और अब जो आएगा, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही गाइडलाइंस बनाएगी इस कानून को। अगर वैलिड करेंगे वो, तब भी कंडीशन के साथ होगा, वैलिडिटी उनकी सुप्रीम कोर्ट खुद देखेगा कि वो कानून के दायरे में कैसे फिट बैठते हैं। अभी तो सरकार को यूजीसी को भी जवाब देना होगा कि इन नियमों को किस आधार पे आपने लागू किया और किस तरीके से देखा। ये भी एक बड़ा सवाल होगा जो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे ये लोग। मैं वीणा जी के पास जाऊंगा। वीणा जी, आप सपाक की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, रिटायर्ड आईएएस भी हैं। ये जो नए नियम आए, सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी कि जिनके साथ जिनका उत्पीड़न हो रहा है उनके खिलाफ कोई ठोस कठोर नियम बने, पर उसका मतलब ये भी नहीं रहा होगा किसी दूसरे वर्ग को जो है कहीं उत्पीड़क घोषित कर दिया जाए। आप आईएएस रही हैं, मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर आप पोस्टिंग, आपको क्या लगता है इस तरीके के नियम की आवश्यकता थी जिस तरीके के यूजीसी ने बनाए? सुप्रीम कोर्ट की मंशा अलग थी। देखिए, आपने एक वेमुला का केस जो आपने एक उद्धृत किया है अपने इसमें जी, उसमें जो जांच कमेटी बैठी थी, उस जांच कमेटी में ये बिल्कुल भी नहीं आया है कि किसी जातीय आधार पर उसको प्रताड़ित किया गया और उसने आत्महत्या की, नंबर 1। तो ये मुझे लगता है कि जांच की जो जांच प्रतिवेदन के ऊपर से ऐसा वेमुला के केस में ऐसे जातीय विद्वेष की बात नहीं आई थी। जब 2012 का कानून पहले से, विनियम पहले से थे जी, तो फिर अब इसको फिर से बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि यूजीसी को बताना चाहिए था कि 2012 के जो कानून है ये सफिशिएंट है। ये शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए नहीं होंगे, ऐसा लगता है। तीसरी बात यह है कि इसमें जो एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी जोड़ लिया। ऐसी कोई मांग भी नहीं थी और ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। तो ये जो हमारे भारतीय संविधान ने जो हमको अनुच्छेद 14 और 15 के अंतर्गत जो समानता का अधिकार दिया है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जाति, वंश, धर्म, लिंग भेद और इसके आधार पर कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा। और हम देखते हैं कि कालांतर में अनुच्छेद 14 में भी कई ऐसे संशोधन हुए हैं। बिल्कुल 1951 में ही, 1 वर्ष बाद ही उसमें संशोधन हो गया कि आर्थिक नहीं है, उसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राज्य सरकार कोई कानून बना सकती है। ये संविधान से छेड़छाड़ की गई है। ये क्यों की गई है मुझे मालूम नहीं है। उसके कालांतर में तो बहुत सारे संशोधन, जातिवादी संशोधन हुए हैं हमारे संविधान में जी। प्रश्न ये है कि हम जब राज्य शासन में रहते हैं तो हमारे पास 52 डिपार्टमेंट्स रहते हैं। एक होड़ सी लग गई थी कि एससी एसटी के लिए क्या क्या हम योजनाएं कर सकते हैं, तो एक विभाग दूसरे विभाग से बढ़ चढ़ के योजनाएं प्रस्तुत करने लग गया। उसमें ये नहीं देखा कि दूसरे जो जाति के लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोग हैं, जो सही में
अपने जीवन यापन बड़ी मुश्किल 2 जून की रोटी भी नहीं खा पी सकते हैं, तो उनके लिए क्या कानून बने जाए ये देखा ही नहीं गया। तीसरी बात ये है कि इसमें जो सवर्ण है, ये अधिनियम मैंने ये विनियम पूरा पढ़ा है, इसमें सवर्ण को बिल्कुल ये पहले ही मान लिया कि ये दोषी है जी। मतलब दोष, उसने कोई अपराध किया हो नहीं किया हो ये मान के चलते हैं, ये प्रिजम्पशन है कि वो दोषी है। और जिसने जो दोषारोपण लगाया है, जिसने आरोप लगाए हैं, शिकायतकर्ता को बिल्कुल ये मान लिया कि वो 100% बिल्कुल रामचंद्र जी के अवतार हैं। नहीं, अवतार हैं वो झूठ नहीं बोल सकते। तीसरी बात ये है कि अगर इसमें जो एक समता समिति बनाई है, समता ये हॉटलाइन क्या बोलते हैं, हेल्पलाइन बनाई है, तो इसमें हम ये चाहते हैं कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावनाओं में लिखी गई है कि हम देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, हम व्यक्ति के सम्मान को बनाए रखेंगे। कहाँ गया सम्मान व्यक्ति का? अगर हमारे नौजवान बच्चे विद्यार्थी इस तरह से विनियम बना के अगर वो प्रताड़ित होते रहेंगे तो जो बहुत कितनी अदावतें बढ़ेंगी, इसके जो रिफ्लेक्शंस है, इसके जो दुष्परिणाम है, ये कितने होंगे इसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं उस पर भी आऊँगा, दुष्परिणामों पे भी। मैं लोकेन जी चूँकि ओबीसी महासभा के अध्यक्ष हैं और बहुत सारे मामलों में वो कोर्ट पर चले जाते, बहुत सारे निर्णयों को लेकर वो निराश भी होते। इस मामले में यूजीसी के विनियम में क्या ओबीसी समाज ने ये मांग की थी? बिल्कुल, ये ओबीसी वर्ग की मांग थी और बरसों से हमारे जो आंदोलन, आपने तो बहुत सारे हमारे मामले कवर किए हैं, उसमें 27% रिजर्वेशन हो, वो सब चीज़ हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसा कि मैडम कह रही थी कि ओबीसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, ओबीसी के साथ भी भेदभाव होता है। कहावत है ना कि अहीर गड़रिया कुर्मी चोर धर सारे की टंगरी तोर, तो ऐसा भी विषय थे। लेकिन जब यूजीसी ने ये लाइन बनाई, ये अपना जो गाइडलाइन बनाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा बनाई, तो मेरा ऐसा मानना है कि यूजीसी को ये करना चाहिए था, एक कमेटी ऐसे बनाते कि अब इसमें उन्होंने क्या कर दिया, सब मिक्स कर दिया। इसमें एससीबी, एसटीबी, ओबीसी भी, ईडब्ल्यूएस भी, आर्थिक आधार भी, धार्मिक आधार भी, लिंग आधार भी, दिव्यांग भी। आप एक ऐसी कमेटी बनाते जिसमें सब होते, ओबीसी भी होता, एससी भी होता, एसटी भी होता, सवर्ण भी होता, दिव्यांग भी होता। एक ऐसी बनाते किसी के साथ भी लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे या किसी दिव्यांगता के आधार पे हो, लेकिन इसके साथ ही जैसे महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो उनके लिए वुमेन सेल बनी हुई है यूनिवर्सिटियों में। यदि किसी के लिंग के आधार पर अत्याचार होता है तो उसके लिए भी एक सेल बनी हुई है। तो ऐसे कहीं यदि आपको वैसा लग रहा है कि जाति आधार पर उत्पीड़न हो रहा है तो उसके लिए एक अलग से सिर्फ उसी के लिए बन जाती है। लेकिन आप ये सोचो कि सबको मिक्स करके और सब चीज़ें कर दो ना, तो उसमें आपने नियम डिसाइड किए, भाई जिसने कोई कार्रवाई, जिसने कोई गलत किया है तो उसकी क्या सजा होगी, और जिसने गलत कंप्लेंट की है तो उसके पास ऊपर क्या होगा, मतलब कोई नियम उसमें था ही नहीं जी। और ये सब चीज़ों को लेकर यूजीसी को 2 कमेटी बनानी चाहिए थी और सबसे विचार करके बनाना चाहिए था। जो इस देश में, इस समाज में जो रह रहे हैं प्रतिष्ठित लोग हैं, रिटायर्ड जस्टिस भी हैं, रिटायर्ड आईएएस भी हैं, समाज के बड़े बड़े कार्यकर्ता भी हैं, आप उनको बुलाते, उनसे डिस्कस करते। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल आप इनसे डिस्कस करके बनाइए। हम कहते हैं कि हमारे आपस में मतभेद होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय होगा वहाँ हम सब आके एक हो जाएंगे। बिल्कुल, यदि वही डिसीजन एक मिल के लिया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि ये राजनीतिक विषय है। लोगों को लड़ाने से आपस में वोट बैंक का फायदा होता है, तो वो राजनीतिक उनके मसले हैं वो चल रहे हैं। खैर, अब ये तो राजनीतिक विषय के साथ साथ अब न्यायालय में पहुंच गया, तो मामला अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास है तो वही डिसाइड करेगी कि आखिर इस विनियम को लेकर करना क्या है। पुनीत जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, चूँकि आप एट्रोसिटी के ही मामले देखते रहे हैं, तो उसमें जो एक बात जो कही जा रही है कि सवर्ण को या सामान्य वर्ग को उत्पीड़क मान के इस पूरे विनियम को बनाया गया, एक बात। और दूसरा है कि उस कमेटी में जो कमेटी रहेगी उसमें भी जो है किसी सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, और जो झूठी शिकायत करता उसके खिलाफ भी कार्रवाई के प्रावधान को हटा दिया गया है। ये 2-3 बातें जिनको लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश है लोगों में। आप चूँकि एट्रोसिटी के मामले देखते, आप बताइए कि वहाँ कोर्ट में दरअसल होता क्या है? इस तरीके के मामले जब आते हैं उनमें कितना सच और कितना झूठ होता है, क्या है वहाँ पर? देखिए, अभी हमारे माननीय जस्टिस गोहिल साहब ने भी बात कही, माननीय वीणा घाड़ेकर साहब ने भी बात कही, मैडम ने बात कही, लोकेन भाई ने भी बात कही
इसमें जहाँ तक मेरा समझने का है, मेन जो बात है इसमें इसको दुरुपयोग को रोकने का कोई प्रोविजन नहीं है किसी भी कानून में। जैसे अपन जनरली अपन आईपीसी में चलते हैं, तो अगर कोई उसका दुरुपयोग करता है तो उसमें एक प्रोविजन है कि साहब आप इसको इसमें कार्रवाई की जा सकती है। झूठा पाया जाता है, न्यायालय अपने आप भी मामला दर्ज कर सकती है। जिसको आरोपित किया गया है वो भी पृथक से जाके अपना मामला दर्ज करवाया जाता है। मेन रूप से अभी जो विरोध के स्वर उठे हैं वो मुख्य रूप से इस प्रावधान पर उठे हैं कि यदि आपके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है और यदि वो प्रमाणित नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि साहब झूठा आरोप है। तो झूठा आरोप है तो एक तरफ तो एक की ज़िंदगी खराब हो गई और दूसरा आराम से घूम रहा है। और जो वर्तमान परिवेश हम देखते आ रहे हैं पिछले जब से समझ है कि 20-25 सालों से, देखिए लोकेन भाई ने जो कही उत्पीड़न सब जगह होता है, लेकिन आज का जो परिवेश है अब उस आधार पर उत्पीड़न होता है ऐसा संभव नहीं है। हर व्यक्ति जागरूक है, उत्पीड़न करने वाले को भी पता है कि हम करेंगे तो इस तरीके से फंसेंगे, और जो है उसको भी पता है कि हमारे साथ अगर हो रहा है तो हम इस तरीके से फंस जाएंगे। अपने यहाँ दुर्भाग्य से किसी चीज़ का सामान्यतः भी सदुपयोग कम होता है, दुरुपयोग ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ दहेज एक्ट को ले लीजिए, उसका उपयोग कम हुआ, दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हुआ, और हजारों बार सुप्रीम कोर्ट्स की और हाई कोर्ट्स की टिप्पणियाँ आ चुकी हैं कि साहब इसको समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसमें मैं तो सीधे से कहूँगा कि समझ बहुत कम है कि जो भी हमारे गोहिल साहब ने कहा कि इक्वलिटी टू लॉ को बैलेंस कर पाएँ। आज की डेट में दहेज प्रताड़ना के अधिनियम में ये स्थिति हो गई कि घर का कुत्ता है तो उसका भी नाम लिखवा दिया है कि साहब उसने भी दहेज मांगा है। यही स्थिति बेसिक रूप से ST/SC एक्ट में भी हो रही है जी। ST/SC एक्ट का जो कन्वर्जन रेट है वो ऑल ओवर इंडिया मुश्किल से 3 से 4% है जी। 3 से 4% अगर अपन मान लें कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करके भी कन्विक्ट नहीं करवा पा रहे हैं तो उतने ही और बढ़ जाएगा तो 8% हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 90% फेक मुकदमे हैं। और इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि एक बार उसने रिपोर्ट कर दी, उसको पैसे मिल गए, इसके बाद वो वही आके न्यायालय में हॉस्टाइल हो जाता है कि साहब हमारे साथ तो ऐसी घटना कोई हुई नहीं थी। उसका कोई प्रोविजन नहीं है कि उस स्थिति में क्या किया जाएगा। ये बहुत गंभीर विषय है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेके मुझे लगता है कि जो अनुभव शेयर किए होंगे, भी कुछ दिन पहले भी इन बातें चल रही थी, हमेशा टीवी में और मीडिया में चलता रहता है कि साहब ऐसा दुरुपयोग गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस नियम के एक्ट में भी सबसे बड़ी मंशा जो है और विरोध का सबसे बड़ा कारण इसके दुरुपयोग को लेकर है। सबके साथ न्याय होना चाहिए। कोई प्रताड़ित हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसको पूरा संरक्षण भी मिलना चाहिए। बात वही है, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, न्याय सबके साथ होना चाहिए। तो ये मंशा तो सभी की है। ये प्रोविजन इसमें होना चाहिए था कि यदि बिल्कुल यही पुनीत जी उसके खिलाफ प्रॉपर्ली वही कार्रवाई होनी चाहिए पलट की। यही बात सभी लोग कह रहे हैं। और मैं अब राजीव जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी। इस पूरे मामले को लेकर एक बात सामने आ रही कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है, जो पुनीत जी ने भी कहा और जो अभय जी ने भी कहा, जस्टिस अभय गोयल जी ने भी जो बात उठाई है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है कई मर्तबा अपने शुभ लाभ के कारण जो है उस पर कमज़ोर पड़ जाती है। तो न्याय अन्याय का जो मुद्दा है वो बन जाता है। आखिर यदि ये विनियम जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने तो आखिर ऐसे क्या दिक्कत, इन्होंने ऐसे कैसे गलत नियम बना दिए? मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बन रहे हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी त्रुटि हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को ही जो है याचिकाओं पर संज्ञान लेके स्टे देना पड़ा। जी नमस्कार, आपके सबको पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं जी। जो आपने कहा है राजनीतिक इच्छा शक्ति के बदले में आपने न्याय और अन्याय की बात की है, और न्याय अन्याय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। आज देश में जो है दुर्भाग्यवश जो पलटू राम की राजनीति जो देश में चल रही है, दुर्भाग्यवश जो है जो न्यायिक निर्णय में भी उस दिशा में हमको देखने को मिल रहा है। आपको याद होना चाहिए कि रोहित बमिल्ला और पायल तड़के के मामले में जब याचिका उनके पेरेंट्स ने दायर की थी तो आरोप यही था कि जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि इस पर एक कमेटी बनाई जाए, एक नियम बनाया जाए।
जो नियम एग्जिस्टिंग थे वो प्रॉपर नहीं है, और उसके लिए वो सुरक्षा के लिए ये बनाए गए थे। अब आप ये देखेंगे कि जो नए नियम बनाए गए उस नियम में सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया था कि आप ओबीसी को जोड़ें या जनरल कैटेगरी को हटाएं। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन नियम बनाने को सुरक्षा देनी चाहिए थी, जो उस सुरक्षा में नए नियम जो यूसी ने किए उसमें उन्होंने उसमें बाध्यता लागू की जो पहले लागू नहीं थी। दूसरी बात ओबीसी जोड़ा, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी, जो पहले शिकायतकर्ता के खिलाफ फाइन का प्रावधान था वो उन्हें खत्म किया, और जो सामान्य जो पहले सब सामान्य वर्ग की भेदभाव की बात थी उसमें उन्होंने जो सवर्ण वर्ग है उसको उन्होंने उससे यह मान लिया कि वो सिर्फ शोषित वर्ग नहीं, वो शोषक का वर्ग है, शोषित वर्ग नहीं है। ये जो है ये धारणा ही बहुत गलत है। हमारा ला कानून कहता है कि एवरी पर्सन इनोसेंट अंटिल वो जब तक उसको सजा ना हो जाए, तो उसी प्रकार यहाँ पे वह नियम लागू होना चाहिए था कि हर व्यक्ति जो है, और जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि हम जाति धर्म को विभेद को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें खुद वो जाति और धर्म की बात कर रहे हैं। एक जो आरक्षित वर्ग है उसको और एक जो अनारक्षित वर्ग जो सवर्ण वर्ग है उसके बीच में विभेद कर रहे हैं वो। तो ये सुप्रीम कोर्ट को सोचने की आवश्यकता है। जहां तक शासन की बात है, मैं ये समझता हूं कि शासन ने तो यह निर्णय जो लिया है इसमें उसके दोनों हाथ में लड्डू हैं, और इसका बड़ा फायदा राजनीतिक रूप से भाजपा को मिलेगा, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग उसमें नहीं था उस पिछड़े वर्ग को उसमें शामिल करके उस वर्ग को अपीज किया है। और दूसरी ओर आपने राजीव जी ले दे के फिर आप वही बात आ गई कि ये राजनीतिक लाभ वाला ही मामला निकला यूजीसी का। मैं अभय जी आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि अब चूंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी और की कि इस पूरे विनियम की जो प्रख्यात न्यायविदों की द्वारा एक समीक्षा की जानी चाहिए। आगे क्या लगता है आपको, अब क्या होगा इसमें? देखिए ऐसा है कि आर्टिकल 15 में 2005 में एक अमेंडमेंट भी आया और क्लास 4 जोड़ा। उस क्लास 4 में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों का तो, बैकवर्ड लोगों का तो जिक्र है, किंतु ओबीसी का जिक्र नहीं है। नंबर 1, दिव्यांगों के बारे में भी कोई उसमें जिक्र नहीं है उस अमेंडमेंट में जो अभी चल रहा है अमेंडमेंट। अब सवाल ये था कि जब जैसे कानून महिलाओं के लिए एक उन्होंने कानून बताया कि यदि महिला के वर्क प्लेस पे किसी तरह का उसके साथ उत्पीड़न होता है तो हर इंस्टीट्यूशन में, हर ऑफिस में वहाँ पे एक कमेटी रहेगी जो उसकी शिकायत सुनेगी उसके साथ जिसके साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो उसमें कहीं जातिगत विभेद नहीं है कि फलानी जाति के लोगों की ही शिकायत सुनी जाएगी जी, है ना, या जातिगत नहीं है। महिला इसमें क्या है कि इसमें तो जातिगत ही कर दिया, एक तरफा कर दिया पूरा का पूरा कि भाई SC ST OBC और दिव्यांग। जबकि अभी ये भी देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि भाई OBC को इसमें आप शामिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। किस प्रोविजन आर्टिकल जो 15 का जो अमेंडमेंट है 2005 का उसमें ऐसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये भी है कि अभी भी मान लीजिए कोई प्रोविज़न नहीं है और आपको कानून बनाना है तो कहीं से ना कहीं से आपको वो बारो करना पड़ेगा कि हम इस विषय पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, कानून बना तो इसमें जनरल यदि रखते हैं कि किसी के साथ भी अगर उत्पीड़न होगा, है ना, देखिए शोषित तो कोई भी हो सकता है, शोषित तो कोई भी हो सकता है, शोषक भी कोई भी हो सकता है। देखिए ना क्या होता है, एक ब्रिलियंट लड़का है कॉलेज में, उससे कुछ लोगों को जलन हो गई कि भाई इस लड़के को आगे नहीं पढ़ने देना है, उसके खिलाफ जो कंप्लेंट कर देंगे, इंक्वायरी होगी, वो कहेंगे जाइए आप एक्सपील कर देते हैं। बिल्कुल तो मेरे पास समय, अभय जी समय कम है। वीणा जी आपकी लास्ट टिप्पणी, अब इस मामले में आगे क्या देखती हैं आप? मैं श्री गुर्जर जी और अभय जी के विचारों से सहमत हूँ, क्योंकि प्रत्येक जाति के लिए ये होना चाहिए। इवन ये जो SC ST OBC को छोड़कर सर्वजातीय शोषण निवारण जैसा कुछ तो भी करना चाहिए। इसी तरह से जो SC ST का जो अधिनियम है, अपराध जो आपने बताया है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, एट्रोसिटी एक्ट जिसको हम संक्षेप में बोलते हैं, तो उसमें भी सर्व जातियों के शोषण के लिए लिखा जाए। अगर ये हम ये नहीं सोचते, बेसिक हम चीज़ ये नहीं सोचते कि हमारी देश की एकता और अखंडता कैसे बनी रहेगी
अभी तो SC ST OBC पे है, फिर पटेल जाट मराठा गुर्जर, हम कितने हम अपने समाज में कितना कितने विभाजन टुकड़े करेंगे, कितना विभाजन करेंगे, बिल्कुल ठीक है। किसी को देश की एकता अखंडता की चिंता ही नहीं है। मैं लोकेन जी का भी लास्ट कमेंट ले। लोकेन जी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन तय करी है कि सभी लोगों से, जो सामाजिक लोग हैं उनसे चर्चा करिए, जो न्यायविद हैं या जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके साथ बैठ के आप चर्चा करके उनको कमेटी में लेके, तो उम्मीद है कि सबके साथ सार्थक चर्चा होगी और नए तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है और कुछ साफ सुथरे अच्छे नियम बन के आएंगे जो सबके ही लिए, किसी के साथ न्याय। सीधा उद्देश्य है, यदि किसी के साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिले, मिलना चाहिए, न्याय मिले तो, लेकिन किसी के साथ अन्याय ना हो। बिल्कुल, बहुत सही बात की। पुनीत जी आपका लास्ट कमेंट। मेरा साहब ये कहना है इसमें, इसी कानून में नहीं सब कानूनों में, कि जो भी स्पेशल प्रोविजन में लाए जाते हैं उनकी प्रत्येक 4 से 5 साल में प्रॉपरली समीक्षा होनी चाहिए। ये बहुत और महत्वपूर्ण पॉइंट है। आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन किया जाना चाहिए, पहली बात। बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर इसको राजनीतिक दृष्टि से देखें तो सरकार को ये देखना चाहिए कि एक तरफ तो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहे तो सेफ रहे, तो नहीं, ये उनके इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ये पॉलिटिकल मुद्दे। लेकिन आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण, जी अभय जी कानून जी अभय जी मेरे पास समय कम, बिल्कुल बोलिए। वो एक सजेशन मेरा ये भी है कि उन बच्चों से तो पूछो, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, सामान्य जाति के। बहुत अच्छी बात की। इस पूरी बहस में 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल के आई। एक तो जो भी कानून आप बना रहे हैं उनके कानून बनने के बाद कम से कम 4-5 साल में एक बार समीक्षा होनी चाहिए कि उन कानूनों के परिणाम कितने सकारात्मक आए हैं, क्या उन कानूनों का दुरुपयोग तो नहीं। और दूसरी बात आपने बहुत अच्छी कही कि जिन लोगों के लिए कानून बना रहा जाए, जिन इंस्टीट्यूशन में आप शिक्षण संस्थान में बनाना चाहते हो, उन बच्चों से तो पूछिए, उन बच्चों से नहीं पूछा गया। और ये कुल मिलाकर जो है सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि एक अच्छा विनियम बने जिससे यूनिवर्सिटीज में, खासकर उच्च शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी तरीके का अत्याचार किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ ना हो। लेकिन यूजीसी ने जो नियम बनाया उससे पूरे देश में बवाल मच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कदम उठाया, स्टे दे दिया। अब इस पर समीक्षा होना चाहिए, गंभीरता से विचार होना चाहिए और उसमें जो भी समाज हित में हो, देश हित में हो, देश की एकता अखंडता के हित में जो हो वो होना चाहिए। आप चारों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम मिला, मैं क्षमा चाहता हूं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।